नीतीश सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया है कि ईमानदार का कोई स्कोप ही नहीं है, उनको काउंसलिंग करके बेईमान बनाया जाता है। नीतीश सरकार में ऑफिसर का जो ट्रेनिंग के बाद जो पहला काउंसलिंग होता है उसे बेईमान बनाने का। जन स्वराज पार्टी है जिससे मैं जीत सकता हूँ, जो मेरा सपना है कि मैं इतने मजबूत हो जाऊँ कि लोगों की हेल्प कर सकूँ, तो वैसे हम जन स्वराज से जुटते गए। मुझे लड़ना है ये मुझे पता है, पार्टी ने कोई आश्वासन नहीं दिया है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पार्टी ऑनेस्टली तरीके से सर्वे करे। जाहिर सी बात है, मुझे ये विश्वास है कि सर्वे बहुत अच्छे से होगा, तो अगर सर्वे अच्छे से होगा तो जाहिर सी बात है मुझे टिकट मिलेगा। शराबबंदी हुई नहीं, शराबबंदी के नाम पे कानून बना है, तो हम चाहते हैं कि पूर्णतः सामाजिक स्तर से शराबबंदी हो। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर हम दावेदार सीरीज चला रहे हैं, जिसमें अलग अलग पार्टियों से या निर्दलीय जो लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, उनसे हम आपका परिचय करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम अररिया विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां से फैसल जावेद यासीन साहब जन स्वराज पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। मेरा नाम फैसल जावेद यासीन है, अररिया का ही रहने वाला हूँ। मेरे दादा विधायक थे, चाचा जिला पार्षद थे और हमारी फैमिली फ्रीडम फाइटर रही है। मैंने अपना पढ़ाई DCA किया है, ग्रेजुएशन किया है और LLB हूँ मैं। आपके दादा कौन थे विधायक? दादा मोहम्मद यासीन साहब का पूर्णिया जिले के कस्बा विधानसभा। हाँ, पूर्णिया जिला से कृषि विधायक। कब रहे विधायक? और ये 80-85 के दशक में। अच्छा, तो आप अररिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की जी, अररिया विधानसभा में एक्चुअली जब मैं आया था तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस के लिए एक मुहिम शुरू किया था, #अररिया का मुद्दा। वो बहुत ही कामयाब मुहिम रहा, इसमें हमें बहुत ही कामयाबी मिली, तो एक पॉपुलरिटी बढ़ी। तो उसके बाद लोगों ने कहा कि आप जिला परिषद चुनाव लड़िए। इवन कि लोग वैसे कह देते हैं लीडर से कि हमें पब्लिक ने कहा, ये कहा, एक्चुअली उसका एविडेंस है। तो कुछ मामला हुआ था बच्चे डूबने वाला, उसके नावों का कुछ इशू था, नाव मिल नहीं रहा था, तो हमने मतलब कि जो भी होता है प्रोटेस्ट के थ्रू या उससे कुछ ऊपर बढ़ के जो भी कह सकते हैं आप करके हमने उस पर किया था। तो उसके बाद मुझे लगा कि तो छोटे छोटे चीज़ के लिए लोग इतने खुश हो रहे हैं। उसके बाद उन लोगों ने मुझे ऑफ़र किया कि आपको चुनाव में आना है। तो जाहिर सी बात है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, बहुत ही कोइंसिडेंट है, घर पे बैठा हुआ था, बाहर में वर्क फ्रॉम होम करके लैपटॉप पे काम कर रहा था। कुछ लोग पहुंचे कि नहीं कौन करेगा कौन करेगा, जब हैदर यासीन साहब करते थे, वो नहीं है तो कौन करेगा, हमें इस घर से कोई चाहिए। तो बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, ये कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है भाई कि यहाँ चाहिए तो चाहिए। तो उसका हमने बहुत कुछ सोचा, सोचने के बाद हमने देखा कि यार ठीक है, किया जाए, एक बार ट्राई किया जाए। तो उसका फिर मेरा इशू रहा है कि भाई मैं चुनाव तो लड़ूंगा, पैसे तो हमारे पास है, फैमिली के पास पैसे हैं, बट हमें जो चुनाव लड़ना है वो 0 बजट में लड़ना है। जब मैं प्रैक्टिकली उतरा तो 0 बजट तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ जगह आप 0 बजट कर सकते हैं। सिर्फ पेट्रोल और पोस्टर का तो खर्चा आएगा जाएगा। जो खाना का खर्चा था तो वो गाँव में अल्लाह का शुक्र है कि इतनी इज्जत है हमारी कि वो आपको लोग खुद ऑफ़र करते थे, आज हमारे यहाँ दावत, आज हमारे यहाँ दावत। तो मतलब पेट्रोल और पोस्टर के 1-1.5 लाख के खर्चे में मैं आराम से जिला परिषद चुनाव जीत गया। 0 बजट का जो ख्वाब था, कुछ पैरामीटर पे एक्चुअल 0 बजट रहा। जब मैंने देखा तो यहाँ पे पूरा सिस्टम में जो करप्शन है, तो आप करप्शन कितना भी ख़त्म करने की कोशिश क्यों ना करें, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। और उसमें जैसे होता है कि आप किसी काम के लिए आप जा रहे हैं तो आपको ये कभी मना नहीं करते वो काम नहीं होगा, हर काम होगा। हो सकता है इसके लिए आपको 5 साल दौड़ना हो, 5 साल आप दौड़ेंगे, 6ठे साल आप बोलेंगे कि ठीक है चलो कुछ पैसे ले लो। तो उसमें ये जो उस जब मैं जीत के आया, जब मुझे लगा, लोगों को लगा कि प्रशासन को लगा कि भाई ये काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, लोग इनके दरवाजे पर आते हैं, तो उन लोगों ने मुझे ऑफ़र करना शुरू कर दिया कि ऐसा है कि आप काम लेके आइए, आधा मेरा आधा उस टाइप का। तो फिर मैं इन सब चीज़ों से बचते हुए आगे बढ़ा। तो अब मैं गया तो उसके बाद नशा मुक्ति पे अभियान चलाया, स्टेशन रोड का अभियान था, अररिया CT स्कैन, एक्सरे, ब्लड बैंक का एक आंदोलन था। अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो भी आंदोलन किया है, 1-2 छोड़कर जो राज्यव्यापी आंदोलन है, तो सब में हमें कामयाबी मिली। अब मैं ये सोचता हूँ कि हर कोई चाहता है कि जैसा मेरा ये रहे कि मैं इतना स्ट्रांग हो जाऊँ कि किसी भी गरीब का, किसी भी आम लोगों का मदद कर सकूँ और प्रशासन को ललकार सकूँ, उनको सुधार कर सकूँ। एक्चुअली मैंने यहाँ तक देखा है कि जो लोग बहुत ही ईमानदारी से सिविल सेवा की तैयारी करते हैं कि हमको ये करना है, ईमानदारी से रहना है, इसके फायदे अच्छे रहते हैं, नीतीश सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया है कि ईमानदार का कोई स्कोप ही नहीं है, उनको काउंसलिंग करके बेईमान बनाया जाता है। नीतीश सरकार में ऑफिसर का जो ट्रेनिंग के बाद जो पहला काउंसलिंग होता है उसे बेईमान बनाने का वो होता है। इन सब चीज़ों से मैं बहुत आहत रहता हूँ। तो इसके बाद मैंने सोचा कि मुझे कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करना है।
तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि अररिया के मुद्दे से लगातार मैंने 3 साल तक तरह तरह का प्रोटेस्ट किया। सारे प्रोटेस्ट हमारे यूनिक रहे हैं और लोगों ने बात सुना और काफ़ी भीड़ हुई। जन स्वराज से कैसे जुड़े? तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि क्या किया। उसके जन स्वराज ने ये ऑफ़र दिया। उसके बाद फिर मुझे ये कहा गया कि आप जुड़िएगा, जैसे आम लोग कहते हैं जुड़िएगा नहीं, मत मिल लीजिए। 3-4 मुलाकातें हुई। फिर मैंने देखा है कि कुछ समीकरण वगैरह है। अगर आप जन स्वराज एक पार्टी है जिससे मैं जीत सकता हूँ, जो मेरा सपना है कि मैं इतने मजबूत हो जाऊँ कि लोगों की हेल्प कर सकूँ, तो वैसे हम जन स्वराज से जुड़ते गए। और उसके बाद मुझे ऑफ़र आया कि कोर कमेटी में आ जाइए। तो फिर उसके बाद मैं कोर कमेटी में भी आ गया उसमें। तो अभी पार्टी ने आश्वासन दिया है कि अररिया से आपको लड़ाया जाएगा? नहीं, मुझे लड़ना है ये मुझे पता है। पार्टी ने कोई आश्वासन नहीं दिया है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पार्टी ऑनेस्टली तरीके से सर्वे करे। जाहिर सी बात है, मुझे ये विश्वास है कि सर्वे बहुत अच्छे से होगा। तो अगर सर्वे अच्छे से होगा तो जाहिर सी बात है मुझे टिकट मिलेगा। अगर सर्वे में कोई और आते हैं जिसका मुझे नहीं लगता उम्मीद, तो पार्टी को हमें सेटिस्फाइड करना होगा कि वो सर्वे में आए हैं। तो फिर मैं देखूँगा। जाहिर सी बात है कि हर नेता कहते हैं कि फिर मैं जनता से मशवरा करूँगा, लेकिन उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है कि वो कैसे बोलेंगे। सपोज कीजिए मैं आपको बोल दूँ कि मैं जनता से मशवरा करूँगा, लेकिन उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, कितने लोगों से बात करूँगा। तो ये चीज़ हमारे पास है। हमारे पास एक लिस्टिंग है, कितने लोगों से बात करना है। मेरे पास 11,000 लोगों से मुझे कोई भी डिसीजन लेना होगा, 11,000 लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। जाहिर सी बात उसमें मैं नहीं पहुंच सकता। मेरे पास इतना ही कम से कम 3-4 हज़ार आदमी का जो होता है उस मैकेनिज्म में मशवरा करके डायरेक्ट उसके बाद में कोई भी डिसीजन ले सकता हूँ। तो आपकी नज़र में अररिया विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे क्या हैं, थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 3-4 चीज़ें हैं वो खुल के आ नहीं पाती है। वो मेरा चौथा मुद्दा है। और पहले मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले जो है, युवाओं के दिमाग को नशा के द्वारा पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। नशा मुक्ति करके जो हम आंदोलन चलाते हुए थे उसे किसी तरह भी सही करना होगा। तो उससे अवेयरनेस करना होगा। अस्पताल में नशा मुक्त केंद्र है, बट उसमें पिछले 8 महीना से जब मैं देख रहा हूँ एक भी पेशेंट उसमें नहीं आए हैं। उसको सही करना होगा। और दूसरी बात है कि जो शराबबंदी हुई है, तो शराबबंदी हुई नहीं, शराबबंदी के नाम पे कानून बना है। तो हम चाहते हैं कि पूर्णतः सामाजिक स्तर से शराबबंदी हो। दूसरी बात जो एजुकेशन है, तो टीचर अभी बहाल होके आए हैं स्कूल में। अब पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं वो अलग बात है, बट टीचर हैं। तो मेरी जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उससे मैं एक्सट्रैक्ट करके बच्चों को अच्छे से अच्छे पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अगर जहाँ स्कूल की कमी है, जैसे बंडोबेक है, वहाँ पे 3 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं है, तो वो वैसे जगह पे स्कूल डालने की कोशिश करूँगा। दूसरी बात, कॉर्पोरेट में जॉब किया हूँ और परिवार में। कहाँ पे जॉब किया? मैंने लगभग सभी टेलीकॉम में जॉब किया हूँ, सिर्फ और सिर्फ एयरटेल छोड़ के। वोडाफोन। किस पोस्ट पे रहते थे? मैं सीनियर मैनेजर था लास्ट टाइम में वोडाफोन पे। और उससे पहले मैं ऑडिट हेड था यूपी वेस्ट का रिलायंस में। फिर उसके बाद मैं सॉफ्टेज, एयरसेल, ऑलमोस्ट जितनी भी लीडिंग कंपनी थी, आरकॉम में भी मैंने काम किया है। तो उसका मुझे एक्सपीरियंस बहुत ही कम आ रहा है। तो मैंने 5 टेलीकॉम कंपनी में काम किया है। और क्या बोल रहा था, उस पहले सवाल क्या था? तो आप इसको लेके शराबबंदी और शराबबंदी, सॉरी, पहला शराबबंदी था। दूसरा था कंपनी की बात थी। तो हम मतलब जितने कॉर्पोरेट में हमारे रिलेशन है उनसे मैं कहूँगा कि आप अपना जो भी न्यू इंडस्ट्री लगाना है, स्टार्टअप लगाना है, आप यहाँ लगा सकते हैं। हमारे चचा लोग भी हैं, उनका एमएनसी है, तो उनसे भी ये है कि वो लोग भी यहाँ चाहते हैं लगाने का। लेकिन उनसे जब मैं पूछता हूँ तो तब दर्द समझ में आता है कि इधर इतना अच्छा माहौल है नहीं कि बाकी कंपनी भी आ सके। हालांकि यहाँ पे जो पे 25,000 दिल्ली में करना पड़ता है, यहाँ पे एम्प्लॉय को 15,000 में काम कर लेंगे, लेकिन वो सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे कि लोग आके यहाँ पे काम कर सकें। तो दूसरी बात है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हमें काम करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि सॉफ्टवेयर का दौर है, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है आपको, बस विश्वास की ज़रूरत है। तो जो भी कॉर्पोरेट है उसको मैं विश्वास पे लूँगा और उसे यहाँ पर लाने की कोशिश करूँगा। और तीसरा है कि जो बाढ़ से जो समस्या है, उस समस्याओं को सही वक्त पे रेगुलराइज किया जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कुछ जगह होता है डैम टूटता है तो वो उसका नोटिस हो। दूसरा होता है कि जैसे आप कुछ जगह बाढ़ जो होता है उसके आसपास विलेज होते हैं, तो उस पर नदी में गाद जमा हो गया है। जाहिर सी बात है बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके लिए
मैं एक प्रेशर गवर्नमेंट बना सकता हूँ। एज अ जिला पार्षद मेरी वाइफ है, लेकिन मैंने या मेरी वाइफ ने आम पब्लिक को कभी ये नहीं कहा है कि ये चीज़ हमारे अंदर नहीं है। और जब मैं चुनाव लड़ रहा था उससे पहले कि जो हमारे अंदर है वो मैं करूँगा, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में वो करूँगा, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है जनता के द्वारा उसे करवाऊँगा एजुकेशन के थ्रू। ये है। तीसरा है कि जो मैं बोल रहा था आपको यहाँ पे कि जो यहाँ की चीज़ें हैं वो सही तरीके से दिख नहीं रहा लोगों को, तो मीडिया को यहाँ पे एम्पावरमेंट करने का बहुत ज़रूरत है। कम से कम सस्टेनेबल एक मॉडल होना चाहिए। उसके लिए सरकारी तौर पे जैसे आप अखबारों में लाखों का विज्ञापन देते हो, बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए। उसी तरह जो सोशल मीडिया है उस पर भी गवर्नमेंट को इसका 10,000 20,000 25,000 व्यूज़ जा रहा है, उसको देना चाहिए। अखबार अभी भी लिटरेसी रेट जो है हमारे यहाँ बाकी जगह से कम है। अखबारें हर जगह पहुँचती नहीं हैं। अखबार पहुँचने के लिए यहाँ से अररिया से अगर 20 किलोमीटर जो गांव है वहाँ पे मुश्किल से 1 या 2 अखबार भी नहीं पहुँच पाता है। शहर से कोई गया तो लेके चला गया। तो वैसे जगह आपका यूट्यूब वगैरह जाता है, तो जनता के पास जो गवर्नमेंट की स्कीम का सही नॉलेज होगा वो यूट्यूब वगैरह से। इस चीज़ को सदन में रख के ये क्लियर किया जाएगा कि कम से कम इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट तक, मतलब आम लोगों तक पहुँचे। इसके लिए हम लोग काम करेंगे। और हेल्थ की जो बात है, हेल्थ में जैसे अररिया अस्पताल में वेंटिलेटर तक अभी तक नहीं है। हालांकि हमने आंदोलन किया, बहुत कुछ किया। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे अररिया में जितनी बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग बनते थे बहुत मज़ा आता है लोगों को, बिल्डिंग बन रहा है, बहुत सारा काम है। बिल्डिंग बनने के बाद उसमें कुछ नहीं होता है। हम अस्पताल का डिमांड करते हैं, अस्पताल की बिल्डिंग का डिमांड नहीं करते। हम हॉस्टल का डिमांड करते हैं, हॉस्टल की बिल्डिंग का डिमांड नहीं करते। हम कहते हैं आप बिल्डिंग थोड़ा सा आप कम खर्च बना लो, टीन कर दे दो, बच्चे पढ़ लें। तो ये जो सरकारी इसमें है, एक्चुअली होता ही है कि जो नेता और ऑफिसर होते हैं उनका है 30% का कमीशन, तो वो वही चीज़ पे काम करना चाहते हैं जिस पर उनको 30% कमीशन मिल जाए, उसकी पढ़ाई हो या नहीं हो। इन सब चीज़ों पे हम यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं 100% स्थानीय मुद्दा पे ही पॉलिटिक्स करता हूँ। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स करते हैं। मैं अररिया वालों को ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम एक इंसान को सिर्फ अररिया के लिए जीने के लिए करने का मौका दीजिए।